नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब साथियों। उम्मीद होगा कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। साथियों, आज ये आनुवंशिकता का चैप्टर है, तो आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हम लोग आनुवंशिकता। कौन सा चैप्टर है वो? आनुवंशिकता। ठीक है, चलिए कुछ अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? कुछ अध्ययन करते हैं। क्लास 10 का है विज्ञान। ठीक है, अध्याय नंबर 9 है। लिखा है आनुवंशिकता एवं जैव विकास। क्या है? आनुवंशिकता एवं जैव विकास। अच्छा, आनुवंशिकता बोलेंगे किसको? आनुवंशिकता उसको बोलेंगे, या आनुवंशिकता का परिभाषा यह है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों का स्थानांतरण होना, या लक्षणों का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में होला। जैसे किसी का बाल घुंघराले है तो उसका लड़का है, उसका भी बाल घुंघराले हो गया। किसी का बरौनी नहीं है तो उसका लड़का है, तो उसका भी बरौनी नहीं है। किसी का आंख भूरा है, लड़का है होगा तो उसका भी आंख भूरा होगा। ठीक है, मतलब अनेकों प्रकार के लक्षणों का होना क्या है? आनुवंशिकता है। आइए इसका परिचय जान लेते हैं हम लोग। आनुवंशिकता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा माता पिता के गुण बच्चों या संतानों में चले जाते हैं। आनुवंशिकता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा माता पिता के गुण या लक्षण इसमें चले जाते हैं, तो संतानों में स्थानांतरित हो जाते हैं या चले जाते हैं। ठीक है, उदाहरण उदाहरण में क्या दे दिया है, तो उदाहरण हम लोग देखते हैं। बच्चों की आंखों का रंग क्या है? बच्चों के आंखों का रंग माता पिता के जैसे हो जाना, बालों का रंग, ऊंचाई, त्वचा का रंग आदि। मान लीजिए कोई कलुआ है। ठीक है, क्या है? कलुआ है। हम लोग अब कलुआ का मतलब करिया नहीं है, हो सकता है कि गोरा है, सुंदर है। अब प्यार से हम लोग कलुआ बुला दिए, अभी मत समझिए कि कलुआ है। ठीक है, मतलब कलुआ है, हाइट ठीक ठाक है, बाल घुघराले हैं। ये सब लक्षण कहाँ से मिला है? तो ये सब लक्षण आनुवंशिक है, यानी उसके पिता या दादा से उसका लक्षण मिला हुआ है। पिता या माता से क्या मिला हुआ है? उसका लक्षण मिला हुआ है। अच्छा, आइए थोड़ा सा और आगे आते हैं। जैव विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवों में समय के साथ परिवर्तन होते हैं। क्या होता है? जीवों में समय के साथ परिवर्तन होता है। क्या है? जैव लक्षण है। अच्छा, लक्षण कितने प्रकार के होते हैं? क्या हुआ? लक्षण कितने प्रकार के होते हैं? लक्षण कितने प्रकार के हो जाएंगे? आइए हम लोग लक्षण लिखते हैं। क्या लिखते हैं? लक्षण। एक लक्षण हो जाएगा आनुवंशिक। क्या हो जाएगा? एक आनुवंशिक लक्षण हो जाएगा, और एक कायिक लक्षण हो जाएगा। कौन सा लक्षण हो जाएगा? वो कायिक। आनुवंशिक लक्षण से मतलब है माता पिता के सारे गुण किसमें आ जाएंगे? बच्चे में आ जाएंगे। किसमें आ जाएंगे? बच्चे में माता पिता के सारे गुण आ जाएंगे। जैसे बाल का घुंघराले होना, या फिर दांत का पीलापन होना, या फिर उसके आंखों का रंग, त्वचा का रंग, ऊंचाई, बोलने का तौर तरीका, चलने का ढंग, ये सब किसमें आ जाएंगे? वो तो आनुवंशिकता में आ जाएंगे। और कायिक, कायिक में वह लक्षण जो कायिक में जो वह लक्षण जो स्थानांतरित नहीं होते हैं। अच्छा, वो एक दो लक्षण का नाम बताते हैं हम लोग। वह लक्षण जो स्थानांतरित नहीं होते हैं, जैसे वकील का लड़का है तो ये जरूरी तो नहीं है कि वकील बनेगा। ठीक है, मास्टर का लड़का है तो ये जरूरी तो नहीं है कि मास्टर ही बनेगा। कहने का मतलब यह है कि वह लक्षण जो स्थानांतरित नहीं होते वह कायिक लक्षण होते हैं, और आनुवंशिक लक्षण वह लक्षण होते हैं जो क्या हो जाते हैं? वो स्थानांतरित हो जाते हैं। आइए आनुवंशिकता की परिभाषा हम लोग जान लेते हैं। वैसे तो आपको परिभाषाएं बता दी गई है। माता पिता से संतानों में गुणों के स्थानांतरण को अनुवांशिकता कहते हैं। यानी माता पिता में जो गुण है स्थानांतरित होते हैं उसे क्या बोलेंगे? अनुवांशिक बोलेंगे। उदाहरण, पिता के घुघराले बाल, बच्चों के घुघराले बाल। यानी बाबूजी के बाल घुघराला बना तो लड़कों के बाल घुघराला हुई। माता पिता की आंखों का रंग बच्चों में समान रंग, यानी क्योंकि बाबूजी के आंख भूअर बना तो लड़कों के आंख भूअर हुई ना वो। ठीक है, आगे आएंगे हम लोग। ठीक, आगे क्या हो जाएगा? हम लोग कुछ पढ़ चुके हैं, आगे कुछ पढ़े हैं ना, अब आगे आते हैं। आनुवंशिक क्या हो जाएगा?
आनुवंशिक लक्षण क्या हो जाएगा? वो आनुवंशिक लक्षण मतलब 3 प्रकार के हो जाएंगे। और आनुवंशिकता क्या हो जाएगा? आनुवंशिकता क्या हो जाएगा? आनुवंशिकता। और तीसरा हो जाएगा आनुवंशिकी। आनुवंशिकी तीसरा क्या हो जाएगा? आनुवंशिकी हो जाएगा। ठीक, अब हम इसको 3 पार्ट में अगर बांटते हैं तो सारे का लक्षण एक ही होगा। नाम 3 है, आनुवंशिक लक्षण, आनुवंशिकता और आनुवंशिकी, लेकिन काम क्या हो जाएगा? एक ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर हम लोग इसका एक ही बार में परिभाषा दें तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों का अस्थानांतरण क्या हो जाएगा? वो लक्षणों का अस्थानांतरण क्या कहलाता है? तो आनुवंशिकी या आनुवंशिकता कहलाता है। साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग हम लोग के साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। अगले पे हम लोग आते हैं। कौन सा है? अगले पेज पे हम लोग आते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला पेज है हमारा विभिन्नता। क्या आ जाएगा? विभिन्नता। विभिन्नता आ जाएगा। ठीक है, विभिन्नता में क्या हो जाएगा? जीवों में अंतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो जीवों में अंतर। विभिन्नता क्या होता है? जीव में अंतर हो जाता है। जीव में अनेकों प्रकार के लक्षण या अंतर आते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें से आगे तो हमारा टॉपिक है जनन है। क्या होता है? जीवों में जनन होता है। जीवों में अनेकों प्रकार के क्या हो जाता है? तो जीव अनेकों प्रकार से जनन करते हैं। ठीक है, जीव अनेकों प्रकार से जनन करते हैं। पहला हो जाएगा अलैंगिक जनन। क्या हो जाएगा? अलैंगिक जनन। और भाई क्या हो जाएगा? वो लैंगिक जनन। क्या हो जाएगा? लैंगिक अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अच्छा, अलैंगिक जनन में क्या आ जाएगा और लैंगिक जनन में हम लोग क्या आ जाएंगे? अलैंगिक जनन में क्या आ जाएगा? अलैंगिक जनन में आ जाएगा एकल एकल जनन। एकल जनन मतलब हो जाएगा एक ही जीव अपने में क्या कर लेते हैं? वो तो जनन कर लेते हैं। अच्छा, एक ही जीव जनन कैसे कर लेंगे? अरे मान लीजिए हमने वो पुष्प बना दिया। क्या बना दिया? अब बनाना तो आता नहीं है बढ़िया से। पुष्प बना दिया। ठीक है, इसमें से हमने वो इसको बना दिया। ये शुक्राणु हो गया और ये अंडाणु हो गया। ठीक, इस शुक्राणु में से ना इस अंडाणु में निकल के आएगा कुछ, इसको क्या बोलेंगे? ये हो जाएगा परागकोश। क्या हो जाएगा? ये परागकोश। परागकोश भाई क्या हो जाएगा? परागकण। तो क्या हो जाएगा? परागकण। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? वर्तिकाग्र। क्या हो जाएगा? वर्तिकाग्र। और ये क्या हो जाएगा? अंडाशय। कहने का मतलब है कि एक ही जीव अपने में स्वयं क्या कर लेते हैं? तो जनन कर लेते हैं। हालांकि मतलब ही बना ये दो आदमी की जरूरत ना पड़ी। कौन सी? 2 आदमी की जरूरत नहीं पड़ेगा। ना ही मेल का जरूरत पड़ेगा, ना ही फीमेल का जरूरत पड़ेगा। ना मेल का जरूरत पड़ेगा, ना फीमेल का जरूरत पड़ेगा। अच्छा, क्यों मेल फीमेल का जरूरत नहीं पड़ेगा? काहे से? बीच में सब है, अकेले काफी है। मेल भी है और फीमेल भी है। और लैंगिक जनन क्या हो जाएगा? लैंगिक जनन में हो, अच्छा लैंगिक जनन में क्या है? लैंगिक जनन में इसमें किसकी किसकी जरूरत पड़ती है? तो नर की भी जरूरत पड़ती है, मादा की भी जरूरत पड़ती है। कहने का मतलब ही है क्या है? नर भी चाहिए और मादा भी चाहिए।
अब इस समय तो सुप्रीम कोर्ट आदेश दे दिया है कि नर नौरे से शादी कर सकता है, मादा मादे से शादी कर सकती है। तो ये बताइए वंश आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, वंश आगे नहीं बढ़ेगा। तो लैंगिक जनन में विपरीत लिंगी चाहिए। क्या चाहिए हो? तो विपरीत लिंगी। कहने का मतलब है एक लड़का होगा और एक लड़की होगा तभी संतान की उत्पत्ति होगी, या फिर मेल होगा या फीमेल होगा तभी संतान की उत्पत्ति होगी। अच्छा, ये आंखों के रंग से कुछ याद आया था मुझे, ये तेरी आंखें। चलिए छोड़ देते हैं। चलिए ठीक, आगे हम लोग आएंगे। कौन सा पेज हो जाएगा? वो तो जनक हो जाएगा। पेज का नाम क्या हो जाएगा? जनक। पेज का नाम, इसमें का जो पार्ट है ये जनक है। और इससे क्या होता है? तो जनन होता है, जनन। जनक लोग मिलके जनन करते हैं और जनन फिर मिलके घर से जनन करते हैं। कहने का मतलब ही है दो जनक मिले तो जनन हुआ, और फिर ई जनन जब बड़े हो जाएंगे तो फिर क्या कर देंगे? जनक उत्पन्न करेंगे। ठीक, अगले पेज पे हम लोग आते हैं। अच्छा, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या था हम लोग का? एकल जनन में अपने आप से संतान उत्पन्न हो जाएगा। आइए उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार जानते हैं, विस्तार से जानते हैं। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या हो जाएगा? वो एकल जनन। हम लोगों ने पढ़ा है कि अलैंगिक जनन में क्या हो जाएगा? एकल जनन। एक ही आदमी क्या कर सकता है? एक ही पौधे में दो पुष्प होते हैं, एक मादा होता है और एक नर होता है, इन लोगों को जनन करते हैं। जनन करने से क्या बनता है? क्लोन। इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोन बनता है। क्या बनता है? जनन करने से क्लोन बनता है। ऐसे संतान जो एक ही माता पिता से उत्पन्न हुए हो या एक ही एकल पौधे से उत्पन्न हुए होते हैं, उसे अलैंगिक जनन बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, लैंग क्या था? लैंगिक जनन, अलैंगिक था और एक लैंगिक। आइए थोड़ा सा इसको विस्तार देते हैं। क्या देते हैं? विस्तार। ये क्या है? नर। ये क्या है? नर। और ये क्या है? मादा। नर और मादा मिलेंगे तो क्या होगा? नर और मादा मिलेंगे तो संतान उत्पन्न होगा। क्या होगा? नर और मादा मिलेंगे तो संतान उत्पन्न होगा। और इस संतान में ना अनेकों लक्षण पाए जा सकते हैं, विभिन्नता पाए, अनेकों नहीं, मतलब ये जरूरी नहीं है कि माता का लक्षण नहीं होगा और ये जरूरी नहीं है कि पिता का लक्षण नहीं होगा। दोनों में किसी का लक्षण हो सकता है या दोनों का भी लक्षण हो सकता है या फिर दोनों का मिश्रण भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, एगो लड़कों को एगो लड़कियां जो एगो महतरिया होती है वो गोरी होती है, अगर उसके पिताजी काले हैं तो दोनों का मिश्रण करके भी बच्चा आ जाता है। जरूरी नहीं है कि एकदम गोरा ही होगा या काला ही होगा, मतलब मिडिल क्लास का भी हो सकता है। कभी कभी तो रेयर केस में ही होता है, महतरिया गोरी होती है, बाप भी गोरे होते हैं, लड़का काला हो जाता है। अब समस्या हो जाता है लोगों के पास, कंफ्यूजन ही हो जाती है। सब गौवा में लगते हैं बोलने की ना लड़का पे संदेह है, गोरा है मतलब काला है, तो लड़का घर में तो कोई काला है ही नहीं है, तो ये काला कैसे हो गया? तो बाबू ये बता दे हम आपको कि आनुवंशिकता चलता है, 2-3-4 पीढ़ी खींच के लेके आता है। समझ में आ रहा है? मतलब उसकी 2-3 पीढ़ी पीछे के लोगों में वो कोई काला रहा होगा ना, तो कालापन छिपते हुए आया है, 3 पीढ़ी या चौथे पीढ़ी में आके उजागर हो गया है कि ना हमको प्रभाव अपना दिखाई देना है। कहने का मतलब है कि वो अप्रभावी होता है 3 पीढ़ी, लेकिन चौथे पीढ़ी में प्रभावी हो जाता है। भले ही उसके दोनों माता पिता गोरे काहे ना हो, वहां पे प्रभाविता का नियम काम कर जाता है। ठीक, यानी लैंगिक जनन से मतलब है एगो महिला चाहिए आ एगो पुरुष चाहिए। ठीक, जब दोनों लोग मिली लो तो का उत्पन्न होई हो? तो संतान उत्पन्न होगा। का उत्पन्न होगा? संतान। अब संतान में विभिन्नता हो सकती है, काला हो सकता है, गोरा हो सकता है, बौना हो सकता है, लंबा हो सकता है, ढंग का हो सकता है, बेढंग का भी हो सकता है। ठीक, अच्छा,
क्या क्या इसमें होता है? तो इसमें होता है ना जी, कितना 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। कितने? 23 जोड़े गुणसूत्र। कितने जोड़े? 23 जोड़े। 23 जोड़े। अब इसमें क्या हो जाएगा? अगर जोड़ा हटा दे तो क्या हो जाएगा? 46। इसमें भी 23 जोड़े होंगे। अगर जोड़ा हटा दे तो क्या हो जाएगा? इसमें भी 46 गुणसूत्रों की संख्या हो जाएगी। अच्छा बोले, जब बच्चे पैदा होते हैं तो 46 गुणसूत्र में मादा से आता है, 46 गुणसूत्र नर से आता है। पता है कि आपको नहीं है? कि बताइए, जब हई 46 हई 46 आ जाएगा, 46 प्लस 46 तब का होगा? ये यार तो 92 गुणसूत्र हो गया है ना हो। तभी दानव पैदा होगा। क्या होगा? दानव, महादानव पैदा होगा। 46 गुणसूत्र समझ में आ रहा है आपको? टोटल हमको 46 ही चाहिए, तो डबल हो जा रहा है ना, तो दानव पैदा होगा। क्या होगा? दानव। कुल मिला जुला के ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें से ना 23 वो आता है, जोड़ा में नहीं आता। 23 गुणसूत्र आएगा, और 23 गुणसूत्र मादा, 23 गुणसूत्र। अच्छा, इसको थोड़ा हम इधर साइड में कर लेते हैं, शायद आपको समझ में आ जाए। कहाँ गया हो? बढ़िया से आओ यार, बच्चे पढ़ रहे हैं, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या कर रहा है? चलो भाई, थोड़ा सा विस्तार इधर और कर लेंगे। मादा हो गया है, भाई नर हो गए। ठीक। इसमें कितना है? 46 गो गुणसूत्र। इसमें कितना है? 46 गुण। इसमें से आधा लेगा। कितना लेगा? आधा लेगा। और इसमें से कितना लेगा वो? तो आधा लेगा। वो भी आधा में 22 से लेगा। अगर ये मादा है तो 22 प्लस एक्स लेगा, और नर है तो 22 प्लस वाई लेगा। अब आया समझ में? 22 प्लस एक्स भी ले सकता है, 22 प्लस वाई भी ले। मादा से क्या आ जाएगा? वो तो एक्स। देखिए ये आया फिर 22 प्लस एक्स, अब 22 प्लस, अरे भाई क्या क्यों बोल रहा हो? 22 प्लस एक्स, इसमें भी हो सकता है। अब आप बताइए, जब एक्स एक्स मिलेगा तो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? लड़का के लड़की नहीं, लड़की। क्या हो जाएगा? लड़की पैदा हो जाएगी। एक्स और वाई, 22 प्लस 22, एक्स और वाई मिलेगा तो क्या पैदा हो जाएगा? तो हई हो जाएगा बच्चा, हई हो जाएगा बच्ची, हई हो जाएगा बच्ची। या फिर बोले लड़का, हई बोले लड़की। ठीक। इस सब मिल रहे हैं तो क्या पैदा हो रहा है? लड़का और लड़की पैदा हो रहे हैं। अब आगे क्या है? जब शादी विवाह हो जाता है ना, तो अगर कोई लड़की है, उसके लगातार 3 गो बेटियां पैदा हो गई, तो सब घरवा की महिलाएं और आसपास के जो पड़ोसी है ना, वो सब बोलते हैं ना कि इसी में कमी है। अच्छा आप ही लोग बताइए, कमी किसमें है? सबको पता है कि एक्स एक्स जो गुणसूत्र है, इसमें पाया जाएगा हो तो मादा में पाया जाएगा। यानी मादा हमेशा से बच्ची को ही जन्म देने के लिए प्रिपेयर होती है। आगे क्या है? वाई। वाई जब पुरुष में होता है और वाई वाला जब गुणसूत्र मिलेगा, तभी ना बच्चा पैदा होगा, यानी लड़का पैदा होगा। तो इसमें लड़की की क्या गलती होती है, या फिर उस महिला की क्या गलती होती है? आगे आते हैं हम लोग। अगला है आनुवंशिकी। थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं हम लोग आनुवंशिकी के बारे में। आइए हेडिंग कर लेते हैं हम लोग आनुवंशिकी। क्या कर लेते हैं? आनुवंशिकी। हेडिंग में क्या हो जाएगा? आनुवंशिकी। अच्छा, आनुवंशिकी की का हम लोग क्या कर लेंगे? जेनेटिक। क्या हो जाएगा वो? जेनेटिक। ठीक। अच्छा, जेनेटिक यानी आनुवंशिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये ना वाटसन ने किया था। किसने किया था? वाटसन ने सर्वप्रथम किसका प्रयोग किया था? तो आनुवंशिकी का प्रयोग किया था। आनुवंशिकी
आनुवंशिकी का प्रयोग किया था। आनुवंशिकी का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले? तो वाटसन ने किया था। कौन किसने किया था? वाटसन ने आनुवंशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अच्छा, आनुवंशिकी के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? शब्द भले ही किसने दिया हो, शब्द भले ही वाटसन ने दिया था, लेकिन आनुवंशिकी के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? जन्मदाता, आनुवंशिकी के जन्मदाता कौन है? वो ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल है। आनुवंशिकी का सर्वप्रथम प्रयोग नाम किसने दिया? तो वाटसन ने दिया। आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, क्योंकि उसके बारे में पता लगाया था। किसने लगाया था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने लगाया था। क्या हुआ? परेशान हो गए? क्या उठ गए? अरे थोड़ा बैठिए, अभी क्लास लंबा चलेगा, इतने में भाग नहीं जाना है। अच्छा चलिए, मेंडल के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा जाना ना कि आनुवंशिकी का पता लगाया था मेंडल ने। अब मेंडल के बारे में विस्तार से थोड़ा जान लेते हैं। आइए, ये हो गए मेंडल साहब। मेंडल ये थे कहां से? तो ऑस्ट्रिया एक देश है। कौन सा देश है? ऑस्ट्रिया। कौन सा देश है? एक ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के में थे। ऑस्ट्रिया में ना एक जगह है चर्च। ऑस्ट्रिया में चर्च है। चर्च में क्या थे? पादरी थे। चर्च में क्या थे? पादरी थे। कौन? ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। ऑस्ट्रिया में जैसे हम लोग का मंदिर होता है ना, मस्जिद होता है ना, उसी तरह से ऑस्ट्रिया में क्या होता है बाबू? तो चर्च होता है। क्या होता है? चर्च होता है। उसी चर्च के पादरी, पादरी से मतलब हो गया जैसे हम लोग में पुजारी लोग होते हैं ना, मौलवी लोग मुसलमानों में होते हैं, उसी तरह से पादरी लोग होते हैं। उसमें पादरी थे। एक बार क्या कर रहे थे? एक बार गार्डन में थे। किसमें थे? गार्डन। गार्डन से मतलब हो जाएगा बागीचा पे थे। बागीचा में इन्होंने एक प्रयोग किया। बागीचा में बैठे पड़े थे तो इनको कुछ याद आया ना कि क्यों ना कुछ प्रयोग करें। उस बागीचा में से प्रयोग करना शुरू किया। उस प्रयोग का नाम था आनुवंशिकी प्रयोग। और किस किस मटर के पौधे पे किया? उस मटर के पौधे का नाम था उद्यान मटर। कौन सा मटर था? उद्यान मटर था। यानी गार्डन में, बगीचा में बैठे हुए थे, एकाएक इनके दिमाग में ख्याल आया ना, एकाएक इनके मन में ख्याल आया, क्या ना यार कुछ प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? कुछ प्रयोग करते हैं। जहां ये आसपास घूमते थे ना, जहां पे रहते थे इस गार्डन में, वहां पे अनेकों प्रकार के लोग आया करते थे। क्या करते थे? अनेकों प्रकार के लोग आया करते थे। जब अनेकों प्रकार के लोग आएंगे ना, तो होता क्या है, थोड़ा सा जिज्ञासा जागता है। जब लोग आ रहे थे तो कोई मोटा था, कोई पतला था, कोई बड़ा था, कोई छोटा था, कोई बेढंग का था, किसी की आंखें किसी अलग टाइप की थी, किसी के बाल अलग टाइप के थे। तो इन्हें थोड़ा प्रभावित हो गए कि यार इस मतलब इंसानों में ये लक्षण आता कैसे है? कौन? ग्रेगर जॉन मेंडल साहब। तो ये बोलेंगे कि चलो हम अपने बागीचे में है, और उसी बागीचे में ना ये मटर के पौधे उगे हुए थे। बस मटर के पौधों पे इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? मटर के पौधों पे प्रयोग करना शुरू कर दिया। उस मटर के पौधे का नाम क्या था? तो उद्यान मटर का पौधा। क्या था? उद्यान मटर का पौधा। अच्छा, इनका सन भी थोड़ा सा कर लेते हैं, सन भी जान लेते हैं। 1856 से लेके 1863 तक क्या किए? प्रयोग किए थे। क्या किए हो? प्रयोग काल अगर हम इनका माने तो 1856 से लेके 1853 तक प्रयोग में व्यस्त रहे। किसी प्रयोग में क्या रहे? व्यस्त रहे। सोचे कि बस हमें आनुवंशिकता का पता लगा ही देना है, इसलिए क्या रहे? व्यस्त रहे। ठीक, आगे है 1856 से, सॉरी 1865 से 1865 से इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया हो? इन्होंने
अपना क्या दिया, अपना नियम दिया, इन्होंने अपना नियम दिया। अच्छा, नियम का नाम क्या था, तो आनुवंशिकी का नियम दिया। किसका नियम दिया, आनुवंशिकी का नियम दिया, आनुवंशिकी का। किसने आनुवंशिकी का नाम दिया, तो ग्रेगर जहां मेंडल। इनका जन्म तो कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑस्ट्रिया की चर्च में, एक मंदिर मस्जिद जैसे हमारा होता है वैसे इनका था चर्च। वहां पे पादरी यानी पुजारी थे। ये क्या किए थे, गार्डन में बैठे हुए थे। एक इनके और दिमाग में विचार आया नहीं, कुछ प्रयोग करते हैं। प्रयोग किसने किया, तो उदान एक मटर था, जिस मटर पे इन्होंने प्रयोग किया। उस मटर का खास बात था, 3 से 4 महीने उपलब्ध रहता था। कितने दिन, 3 से 4 महीने वो मटर उपलब्ध रहता था। ठीक है, इसके बाद से इन्होंने ना, अच्छा इसका कार्यकाल क्या था, तो 1856 से 1863 तक ही प्रयोग किए। किसने प्रयोग किए थे, आनुवंशिकता के सिद्धांत में प्रयोग किए। 1865 में इन्होंने अपना नियम दिया। उस नियम का नाम क्या था, आनुवंशिकता का नियम। तो क्या था, मेंडल के अध्ययन के बाद जॉनसन ने अपने अध्ययन पर, जॉनसन ने क्या किया हो, अपने अध्ययन पर, अपने अध्ययन पर बताया कि फैक्टर डीएनए में जीन होता है। डीएनए में क्या होता है, तो जीन होता है। अर्थात, अच्छा मेंडल ने क्या बताया था, तो क्या होता है, डीएनए में जीन होता है। अर्थात डीएनए का मतलब होता है, डीएनए का वह लक्षण जो माता पिता में पहले से मौजूद हो, बच्चे में एकाएक चला जाता है। बच्चे में अपने आप चला जाता है, उसे धारण करने की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही अपने आप चला आता है। जैसे हमने आपको बताया था, अनेकों प्रकार की जो थे बाल थे, बोलने का तौर तरीका था, सब अपने आप चला आता है। कभी ध्यान दीजिएगा, भूला भटक के मिस्टेक हो जाता है, तो कोई जो बाप खूब चालाक होता है ना, उसकी माता भी चालाक हो जाती है, उसका लड़का बकलोल हो जाता है। क्या हो जाता है, बकलोल हो जाता है। तो लोग हिस्सा बना लेते हैं ना कि अरे यार होशियार के घर में ना, या फिर बांस के जरी नहीं को रीढ़ जाम गया, ये पता नहीं कहां से आ गया है। तो ये जेनेटिक होता है। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। मेंडल के अध्ययन के बाद जॉनसन ने अपने अध्ययन पर बताया कि फैक्टर डीएनए होता है, और उस फैक्टर डीएनए में जीन होता है। डीएनए में होता क्या है, तो जीन होता है। हाँ, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो जॉनसन ने किया। किसने किया, जॉनसन ने किया था। जॉनसन ने किया था। किसका, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, जॉनसन ने किया था। किसने किया था, जॉनसन ने किया था। अगले से पेज पे आएंगे हम लोग, थोड़ा विस्तार करते हैं हम लोग। चलिए, मेंडल हो गए। मेंडल ने किया क्या, मेंडल किसी चीज की जनक है, आपको पता है। ठीक है, उसके बाद से इसमें होता क्या है, तो संतान की उत्पत्ति हो जाती है। यहाँ पे कारक होते हैं। ठीक, अगला हम लोग लेते हैं, इसमें क्या है, कारक हो जाएगा। कारक में क्या हो जाएगा, जीन हो जाएगा। जीन करके कौन हो जाएगा, जॉनसन हो जाएगा, जॉनसन। आइए अब समझते हैं हम लोग विस्तार से पढ़ा। ग्रेगर जॉन मेंडल ने किसका खोज किया, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किसका खोज किया, तो आनुवंशिकी का।
आनुवंशिकी का जनक किसे बोला जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को बोला जाता है। आनुवंशिकी का मतलब क्या होगा? तो संतान। संतानों में एक ऐसा लक्षण जो माता पिता में पहले से उपलब्ध हो और बच्चे में ट्रांसफर हो जाता है, कारक होता है। यह अर्थात मेंडल ने आनुवंशिकी के कारण का खोज किया। ठीक है भाई, जॉनसन ने भी किसी कारण का खोज किया था। जॉनसन ने किस कारण का खोज किया? तो जीन का खोज किया था। जीन का खोज किसने किया था? तो जॉनसन ने किया था। अगले पेज पे आएंगे हम लोग, ये समाप्त है। अगला पेज हो जाएगा हम लोग का आनुवंशिकी। अगला पेज क्या हो जाएगा? जॉनसन। जॉनसन ने ना डीएनए को खंड में बांटा था। डीएनए को क्या किया था? खंड में बांटा था। एक लक्षण बताया था। जॉनसन क्या बताए थे कि जॉनसन ने कुछ बताया था कि जीन एक विशेष लक्षण होता है। जीन एक क्या होता है? तो विशेष प्रकार का लक्षण होता है। जीन क्या होता है? तो जीन एक विशेष प्रकार का लक्षण होता है। जीन एक विशेष प्रकार का लक्षण होता है। जीन एक विशेष प्रकार का क्या होता है? लक्षण होता है। जीन एक विशेष प्रकार का लक्षण होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे जानेंगे। चलिए, हमने वो भुटेलिया को बना दिया है। किसको बना दिया? एक भुटेली को बना दिया। सही है ना? वो सोने लगा हो भुटेली। हमने वो भुटेली को बना दिया। ठीक, भुटेली में से कुछ निकल रहा है। देखिएगा क्या निकल रहा है, आप लोग बताइएगा क्या निकल रहा है भुटेली में। ठीक, भुटेली को हमने बना दिया। और भुटेली को बनाने के बाद से ना इसमें कोशिका हो गया। क्या हो गया? इसके शरीरों में अनेकों कोशिकाएं से मिलकर इसका शरीर बना है भुटेलिया का। इस कोशिका के अंदर अंदर एक केंद्रक है। क्या है? कोशिका के अंदर एक केंद्रक है। केंद्रक में गुणसूत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गुणसूत्र। सही है ना? केंद्रक में गुणसूत्र। इस गुणसूत्र में क्या है? मुख्य है डीएनए। क्या है? डीएनए और एक प्रोटीन पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? डीएनए और एक प्रोटीन। डीएनए और एक प्रोटीन पाया जाएगा। ठीक, क्या था इसमें? एगो हमने भुटेलिया को बना दिया। इसका जो शरीर बना है मार एकदम से करिया है। क्या है? तावा के पेनी की तरह एकदम से करिया है। बेचारा हंस रहा है। कोई बात नहीं, इसके शरीर में अनेकों कोशिकाएं हैं। सारे कोशिकाओं में वो केंद्रक है। इसी केंद्रक में से क्या होता है? कुछ निकलता है और एक गुणसूत्र का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? गुणसूत्र का। गुणसूत्र में क्या पाया जाता है? तो डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गुणसूत्र में डीएनए और एक प्रोटीन, दो पाया जाता है, डीएनए और प्रोटीन। और इनसे कुछ निकलता है जिन्हें हम लोग जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। जीन क्या करता है ना? लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरण करता है। क्या करता है? लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण कौन करता है? वो तो जीन करता है। जीन क्या करता है? लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण करता है। तो हमने एगो मान लिया भुटेली को बनाया, चाहे एगो कलुआ को बनाया। कलुआ एगो कलुई दो मिलेंगे तो कुछ निकलेगा। तो फिलहाल हमने एगो कलुआ को बनाया है। कलुआ के शरीर में क्या है? अनेकों कोशिकाएं हैं। उस कोशिकाओं में एक केंद्रक है और वो केंद्रक आगे चलता है। इसमें से कुछ निकालने के बाद से देखिए क्या बन जाता है? गुणसूत्र बनता है। यह गुणसूत्र में क्या होता है? तो डीएनए और प्रोटीन होता है। डीएनए आगे चल के जीन का निर्माण कर देता है और प्रोटीन दोनों मिलकर जीन का निर्माण करते हैं। और इन्हीं जीनों में से क्या होता है? लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या हो जाता है? वो तो हस्तांतरण हो जाता है। कहने का मतलब है, थोड़ा सा और विस्तार देंगे। एगो भुटेली है, इसका बियाह हो गया एगो भुटेली निया से। ठीक है, दोनों मिलके गुणसूत्र का निर्माण किए।
इसमें से एगो भुटेलिया भुटेलिया मिल के एगो कलुआ को जन्म दिए, और इस भुटेलिया का लक्षण और उसके बिबिया का लक्षण दोनों को मिल के क्या कर दे रहा है, उस लड़का में हस्तांतरण हो जाता है। बताइए वो लड़का कैसे पैदा होगा, कैसा लगेगा वो लड़का? अब जैसे भी हो लेकिन लड़का तो होगा ही। हंसी नहीं लग रहा है वो गाली में, मतलब कुछ अलग करने का मन नहीं कर रहा है कि ना बैठे क्लास में कुछ चला के सर बोल दे, कुछ बोलो यार, तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। चलो हम लोग थोड़ा सा और आगे आएंगे। क्या है आनुवंशिकी? तो चैप्टर में आनुवंशिकी में है, बढ़िया से जानेंगे ना आनुवंशिकी। जॉनसन ने क्या किया था? जॉनसन 1909 में, जॉनसन ने 1909 में जीन का खोज किया। किसका खोज किया? में जीन का खोज किया, जीन का खोज किया था। बुडेली, जॉनसन ने जीन का खोज कब किया था? 1909 में। कब? 1909 में। अभी बताओ उस समय तुम थे तो उस समय खोज किए तभी ना बताए कि तुम्हारा लड़का कैसे पैदा होगा चाहे लड़कियां कैसे पैदा होगी। सही है ना? अच्छा किसने खोज किया था? जॉनसन ने। किसने खोज किया था? जॉनसन ने। ठीक है। वाटसन ने 1905 में कुछ खोज किया था। वाटसन ने कुछ खोज किया था 1905 में। 1905 में क्या खोज किए थे? मैं सबसे पहले जेनेटिक शब्द का खोज किया था। जेनेटिक अर्थात वाटसन ने सबसे पहले 1905 में ही बताया था ना कि आनुवंशिकता एक शब्द है। क्या बताया था? कि आनुवंशिकता एक शब्द है। किसने बताया था? तो वाटसन ने बताया था। थोड़ा सा और है और जान लेते हैं इसमें। डीएनए आनुवंशिकता का गुणवाहक है। क्या है? डीएनए आनुवंशिकता का गुणवाहक है। डीएनए क्या है? आनुवंशिकता का गुणवाहक है। भैया अब ना साउंड थोड़ा कम करिए ना। जितने भाई लोग जितने बहन लोग इस वीडियो को देखेंगे ना, साउंड कम कर लेंगे या फिर हेडफोन लगा देंगे, नहीं तो थोड़ा शब्द अच्छा नहीं आएगा या टॉपिक अच्छा नहीं आएगा। तो अगर घर के लोग सुनेंगे ना, कई बोलेंगे कि पढ़ा रहा है कि हमारे लड़कों को बिगाड़ रहा है। समस्या यही है और कुछ समस्या नहीं है। लेकिन जानना तो जरूरी है ना। ऐसा मान लीजिए आपका सदिया भी हो जाए, अगर आपकी बीवी आ जाए, आपको संदेह हो कि नहीं हमारा लड़का नहीं है, तो क्या टेस्ट कराएंगे आप? कुछ तो पता होना चाहिए ना। तो डीएनए टेस्ट होगा। क्या होगा? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट होगा। क्या होगा? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट होगा कि लड़का आपका है कि किसी और का है। सुने हो? कैसे टेस्ट होगा? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग से ना। अच्छा डीएनए होता कैसे है? आओ थोड़ा सा विस्तार करते हैं। अरे यार हम ही गलती करते, ऐसा कोई बात नहीं है और गलती नहीं होता। ये हो गया डीएनए। सब के कार का है वो, जिस भी कार का हो, तो इससे पता चलता है कि लड़का किसका है और किसका नहीं है। चलिए थोड़ा सा और आगे विस्तार करते हैं। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं मनुष्यों में? कितने गुणसूत्र पाए जाते हो? 46। कितने? 46। थोड़ा सा बोले हैं ना भैया, सामवा कम कर लीजिएगा, ठीक है। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान, माता पिता का योगदान, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान अपने जीन का हिस्सा होता है। अपने जीन का हिस्सा होता है मतलब अपने जीन का आधा हिस्सा होता है। क्या होता है वो?
आधा हिस्सा होता है। कहने का मतलब है ना, यौन प्रजनन में माता पिता का जो योगदान होता है ना, अपने जीन का आधा ही देते हैं वो लोग। अच्छा पूरा दे देंगे तो क्या हो जाएगा, तो अभी बताए थे हम आपको कि अगर पूरा दे देंगे ना, तब मानव बनाने के लिए वो लोग उत्पन्न किए बच्चा का, मानव की जगह पे दानव बन जाएगा, दानव और राक्षस बनेगा, महाराक्षस बनेगा। क्यों बनेगा, आइए थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। इसके बारे में जानना भी जरूरी है ना, आइए जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग को जानने में आसानी होगी। मनुष्य में मानते हैं हमने कितना गुणसूत्र होता है, तो मनुष्य में 46 क्या हो जाएगा गुणसूत्र, क्या हो जाएगा 46 गुणसूत्र। कितने गुणसूत्र हो जाएंगे, 46 गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र का इंग्लिश में नाम हो जाएगा क्रोमोसोम्स। इंग्लिश में क्या नाम हो जाएगा वो, क्रोमोसोम्स। इंग्लिश में CHOROMOS, क्रोमोसोम क्या हो जाएगा इंग्लिश में नाम, क्रोमोसोम। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, तो 46 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। ये क्या होते हैं, 46 जोड़े गुणसूत्र होते हैं ना, 44 जो जोड़ा होता है, 44 गुणसूत्र क्या होते हैं, 44 गुणसूत्र क्या करते हैं, यह शरीर निर्माण में सहायक होते हैं। यह शरीर के निर्माण में सहायक होते हैं। इसके निर्माण में सहायक होते हैं, तो शरीर के निर्माण में सहायक होते हैं। किसके निर्माण में सहायक होते हैं, तो शरीर के निर्माण में सहायक होते हैं। बाकी बाकी क्या होता है, तो बाकी नहीं, लक्षण बताता है, लक्षण बनाने में सहायक होता है। ये लड़का होगा कि लड़की होगी, ठीक है। आगे हम लोग चलेंगे, आइए समझते हैं आगे भाई। 46 हो गया है, 46 में जोड़े में क्या हो जाएंगे, 23 जोड़ी, जोड़े में 23 ही होंगे ना। आप बोल रहे हैं कितना इसमें 44, 44 को हम लोग करेंगे तो 22 जोड़ी, ठीक 22 जोड़ी। इसमें क्या हो जाएगा, समजात गुणसूत्र क्या हो जाएगा, समजात गुणसूत्र हो जाएगा, समजात गुणसूत्र, ठीक। समजात गुणसूत्र इसमें हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, दो गुणसूत्र होगा, दो गुणसूत्र से मतलब हो जाएगा, कोष्टक में करेंगे तो एक जोड़ी होगा, एक जोड़ी गुणसूत्र होगा। ये क्या करता है, तो ये ना मेल और फीमेल क्या करता है, जैसे हम इसको अगर बोले तो ये, हाँ मेल फीमेल लिख लेते हैं, मेल फीमेल, यानी क्या करता है, लिंग का निर्धारण करता है। किसका करता है, लिंग का निर्धारण करता है। लिंग का क्या करता है, निर्धारण करता है। अब आए समझ में, अब नहीं समझ में आए तो और बढ़िया से विस्तार से समझाइए देते हैं, काई दिक्कत है। 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, कितने जोड़े, 23 जोड़े। 23 जोड़े में 22 को हो जाएगा, 22 दूनी 44 को हो जाएगा। क्या करता है, तो समझा क्या है, समजात गुणसूत्र होते हैं। सब मिला जुला के एक एक जाति के सब होते हैं। अच्छा महिलाओं में और पुरुषों में या फिर लड़कों और लड़कियों में ज्यादा अंतर होता नहीं है शरीर के बनावट के हिसाब। ऐसा नहीं ना है कि पुरुषों का एक नाक है तो महिलाओं का दो नाक है, चाहे हम लोग का एक मुड़ी है तो उन लोग का दो मुड़ी है, दो हाथ है हम लोग का तो चार हाथ है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, नहीं है। थोड़ा सा अंतर होता है बस, क्या उस लिंग का अंतर होता है, और थोड़ा सा हम लोग के आवाज का भारीपन का, और थोड़ा सा चेस्ट का, बस ये अंतर होता है, कुछ होता नहीं है। लगभग 95% के आसपास तो हम लोग मिलिए जाते हैं, बाकी 5 या 10% तो चलता ही रहता है। तो समझा तो गुणसूत्र होंगे भाई, दो जो गुणसूत्र होता है जोड़ा में, ये को यही निर्भर करता है, मेल का हो जाएगा एक्स वाई और फीमेल का हो जाएगा एक्स एक्स। और यह निर्भर करता है कि मेल बनेगा कि फीमेल होगा। आइए थोड़ा इसका और विस्तार से जान लेते हैं हम लोग, मेल और फीमेल में। चलिए भाई, हमने इसको मेल कर दिया और इसको फीमेल कर दिया। क्या कर दिया, मेल और फीमेल कर दिया हमने।
मेल में क्या है, मेल में ना बाबू एक्स और वाई होगा, फीमेल में क्या होगा, एक्स और एक्स होगा। अब हम इन दोनों को अभिक्रिया कराएंगे ना, तो देखिए एक्स एक्स हो रहा है, ठीक, एक्स और वाई का कराएंगे ना, एक्स एक्स हो गया, क्या करते हैं, वाई और एक्स होगा, ठीक। इतना समझ में आ रहा है। दो को जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लड़की हो जाएगी, और एक वाई और एक एक्स हो जाएगा, तो लड़का हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। थोड़ा सा हम लोग इसको लिंग निर्धारण के बारे में विस्तार करते हैं। लिंग निर्धारण के बारे में क्या कर लेते हैं हम, और विस्तार कर लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। नर में कितना था, 46, मादा में कितना था, 46, मादा में कितना था, तो 46 था। 46 कहने का मतलब है 44 प्लस मादा है जो है पुरुष में एक्स और आशा नर है, तो एक्स और वाई, मादा है तो 44 प्लस एक्स और एक्स, 44 हो गया। 46 से ये भाग हो तो भाई दू को हो जाएगा 44 से 46 और 44 दू 46, ये काम खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, तो निर्धारण करना है, तो इसको हम लोग उठा के इधर कर लेते हैं। इसमें से कितना आएगा, तो आधा ही आएगा, क्या आएगा, आधा आएगा, तो प्लस अगर हम लोग एक्स लेते हैं तो ठीक है, मादा का क्या हो जाएगा, फिर हम इसमें से इस कोष्टक में करते हैं, आपको समझाने के लिए बेहतर विकल्प रहेगा, फिर करते हैं, ठीक है। फिर हम क्या लिखेंगे, 22 प्लस वाई छूटा था तो वाई लिखेंगे, मादा वाला है तो मादा में है 22 प्लस एक्स, मादा में तो एक्स से होगा, फिर 22 प्लस एक्स, ठीक। यहाँ तक हमको विशेष रूप से समझ में आ गया, विशेष रूप से हमको यहाँ तक समझ में आ गया, आया ना। 22 22 क्या हो जाएगा, 44 प्लस एक्स और एक्स है तो क्या हो जाएगा, 44 प्लस एक्स है। अब आगे क्या है, अब आगे है एक्स और इसमें गुणा करेंगे, ठीक, एक्स और 22 में गुणा करेंगे हम लोग, तो 22 प्लस एक्स और एक्स हो जाएगा। आगे क्या है, 22 वाई प्लस 22 एक्स, 22 वाई प्लस 22 एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 44 एक्स और वाई, 44 एक्स और वाई। आगे क्या बच रहा है हमारा, तो वाई से इसमें गुणा करेंगे हम लोग 22 वाई में, तो क्या हो रहा है, 44 प्लस एक्स और वाई। कहने का मतलब ये है सब में हमारा मिल क्या रहा है, तो सब में एक ही चीज मिल रहा है, और ये चीज क्या हो रहा है, तो यहाँ पे दो जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, लड़की हो जाएगी, यहाँ पे दो जुड़ेंगे तो लड़के हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, लड़के हो जाएंगे। हमने 22 किया है, इसको ये 44 होगा, क्या होगा, हो 44 हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग आगे आते हैं, संतान। संतान से कैसे होता है, तो संतान में नर युग्मक मिलता है, नर युग्म प्लस मादा युग्मक, मादा क्या होता है, युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं, तो नर युग्मक में क्या होता है, एक्स और वाई, मादा युग्मक में क्या होता है, तो वाई होता है, ठीक है। हम लोग अभी क्रिया करेंगे तो एक्स एक्स हो जाएगा, मादा और एक्स वाई मिलेंगे तो नर हो जाएगा। अर्थात संतान उत्पत्ति में मादा के नर, मादा का जो शुक्राणु है, मादा का जो अंडाणु है
उसमें नर का शुक्राणु जब जाता है तो एक्स और वाई जाता है, वहां पे जाके एक्स जाए या फिर वाई जाए, बच्चे का लिंग का निर्धारण उसी से होता है। हम लोग का अगला है मेन क्या है, आनुवंशिकी। तो हम लोग का चैप्टर का नाम है। मेंडल ने अपने प्रयोग में क्या किया था, वो मेंडल ने अपने प्रयोग में मेंडल ने अपने प्रयोग में क्या किया था, मटर का जो प्रयोग किया था ना, उस मटर का नाम क्या था, उस मटर का नाम हो जाएगा पाइसम सटाइवम। क्या हो जाएगा, पाइसम सटाइवम। कौन सा नाम हो जाएगा, तो ये वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, पाइसम सटाइवम। इसका क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। अच्छा, इन्होंने मटर के पौधों को क्यों चुना था, क्योंकि 3 से 4 महीने में क्या हो जाते हैं, मटर के पौधे उपलब्ध हो जाते हैं। मटर के पौधे 3 से 4 महीने में उपलब्ध हो जाते हैं और इनके बीजों में अनेकों प्रकार के लक्षण होते हैं, जैसे कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई झुर्रीदार होता है, कोई हरा होता है, कोई पीला होता है, कोई बौना होता है, कोई छोटा होता है। अनेकों प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, अगले पे हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे कि बौने लक्षण जो बाहर के होते हैं उन्हें दिखाई कैसे देते हैं। हमने आपको बताया था कि आनुवंशिकता में एक क्रम चलता है, आनुवंशिकता में एक क्रम चलता है। वो क्रम क्या होता है, वो क्रम होता है ना कि 3 अगर पीढ़ी कोई छिप गया हो, मान लीजिए कि यहाँ पे अभी हमने पढ़ाया था कि भुटेलिया है, अब भुटेलिया की शादी हो गई वो चेयर बहू से। अभी हमने आपको बताया था कि भुटेलिया है, भुटेलिया छोटा बाल वाला क्या है, वो छोटा बाल बना देते हैं, कान छोटा कर देते हैं इसका, दांत इसका नहीं है, इसके को मेहरुआ है, क्या है इसके को मेहरारू एकदम भैया बाल है। हमारा साड़ी नहीं हुआ है। अरे यार हम तुमको थोड़ी बोल रहे हैं, तुम कलुआ भुटेलिया थोड़ी हो, तुम तो बहुत अच्छे हो। आज चलिए कलुआ मान लेते हैं, आइए एगो कलुआ है, इसका बिया हो गया एगो कलुई से, इससे बिया हो गया एगो कलुई से, मार है, मेकअप की दुकान है, मेकअप सेटअप करके बाल एकदम खौरैया की तरह कर ली है, अब पोटा वोटा साइड से बह रहा है। ठीक है, बेचारी शुरू में खूब पोटा बहाई है, अब थोड़ा बड़ी हो गई है तो हीरोइन हो गई है, मार मेकअप की दुकान बना ली है, अपने आप को बालवा सजा लिए। ठीक, ध्यान से देख लीजिएगा, बनाना नहीं आता है हमको। अब पता चला किसी का नाम हो तो सब आ जाएंगे, पहुंच जाएंगे हमारे यहाँ के, काय हमारा नाम रखते, तो इसलिए डर लगता है। नहीं है। अच्छा, हाथ नहीं है, ये हाथ तो बनाना नहीं आता है। अच्छा, हाथ से याद आ गया, बहुत अच्छा काम किया हो गया। अच्छा, इसलिए कमर पे हाथ रख दे रहे हैं, डांस करेंगे ना, डांस करेंगे। हाँ देखो, आनुवंशिकता में कुछ हम भूल रहे थे तो ये हमारा चलवा हमको याद दिला दिया, अब बड़ा बढ़िया टॉपिक था। और मान लीजिए है कलुआ है, कलुआ स्वाद नहीं बनाए का, बना दे बेचारा, इहो मेकअप भले कलुआ है तो काम मेकअप कर ली, अब यावा हुआ होगा तो मेकअप करेगा ना, तो मेकअप कर लिया कलुआ, आई कलुई हो गई। अब दोनों का जब विवाह हुआ हो जाएगा तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए ये कलुआ बड़ा है, भले कलुआ है लेकिन बड़ा है, इसकी जो बीवी है ना वो थोड़ा छोटी है। तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए 3 पीढ़ी में अगर बड़ा हो गया, ऐसा मर गए, 3 पीढ़ी गुजर गया, तो इन बौनापन धीरे धीरे इससे छोटा का जो बौनापन होता है ना, छिपे छिपे आएगा, और चौथा पीढ़ी में हो सकता है कि अगर 4 को लड़का हो तो उसमें से कुछ छोटा पैदा हो जाए, भले उसके मम्मी पापा बड़े हो तो क्या है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि घर में तो छोटा है नहीं कि कहाँ से पैदा हो गए। तो भैया आप लोग बता दीजिएगा ना, क्लास किए थे हम दिलीप सर का, उसमें वो बताए थे ना कि 3 को पीढ़ी में छिप के आया था, और चौथा पीढ़ी में क्या हो गया, एक बार उजागर हो गया, एक बार क्या हो गया, उजागर हो गया कि ना पहले किसी न किसी में पीढ़ी में तो रहा होगा छोटा, तो अभी जाके छोटा हुआ है, चाहे कलुआ है तो कलुआ हुआ है। अब क्या है, ये तो आनुवंशिकता की बात रही। अब मान लीजिए हमने इस कलुआ को बनाया है, कलुआ बड़ा हो गया, मान लीजिए 30-35 साल का हो गया, भूला भटक के इसका हाथ कट गया, क्या हो गया, भूला भटक के
मान लीजिए धान उनका दौरी उरी कर रहा है, गेहूं का दौरी कर रहा है, उसका हाथ उसी में चला गया, हाथ कट गया। तो अब ये बताइए समस्या ये है, आप लोग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो हम पहले ही डाउट क्लियर काहे नहीं कर देंगे। मान लीजिए इसका हाथ जब कट गया तो ऐसा तो नहीं है ना कि उसका जो लड़का होगा, 3-4 वो लड़के हो गए तो ये उसका भी हाथ कटा हुआ होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। कैसे किया, ये आनुवंशिकता का लक्षण नहीं है। मतलब पैदा तो सही हुआ था ना, सही सलामत पैदा हुआ था। अब आगे चल के उसका हाथ कट गया है तो अब ये नहीं है कि इसका ना हाथ इधर भी कटा हुआ रहेगा या फिर इसके पीढ़ी में हाथ कटा हुआ बच्चा पैदा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास ख्याल आए तो दूर कर दीजिएगा, कहिएगा ना हम क्लास लिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें नहीं है, आनुवंशिकता में ऐसा कुछ नहीं है। मतलब किसी भी लक्षण को जो निर्धारित करता है ना उसे जेनेटिक बोला जाता है, ठीक है। और जो लक्षण हमेशा बार बार देखे जाते हैं वो भी लक्षण एक होते हैं, आनुवंशिकता के लक्षणों में आ जाएंगे। मेंडल ने मटर का पौधा क्यों चुना? हो सकता है कि आपका क्वेश्चन हो जाए कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर का ही पौधा क्यों चुना था। तो मटर का पौधा काहे चुने थे ग्रेगर जॉन मेंडल? उसका वजन क्या था? तो उसका वजन था ना कि मटर के पौधे क्या होते हैं, कम समय में ज्यादा उपलब्ध होते हैं, 3 से 4 महीने लगते हैं, अनेकों पौधे उपलब्ध हो जाते हैं, उसको स्टोर किया जा सकता है। और जो जो लक्षण होते हैं उस लक्षण से इंसानों के लक्षण में उन्होंने जोड़ लिया था। हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मटर के पौधे अस्पष्ट विपरीत लक्षण भी मिलते हैं, अस्पष्ट इसमें विपरीत लक्षण मिलेंगे, अस्पष्ट विपरीत लक्षण क्या हो जाएगा, अस्पष्ट विपरीत लक्षण, अस्पष्ट विपरीत लक्षण मिलेंगे। चक्र छोटा होगा, मतलब छोटे समय में जल्दी मिल जाएंगे, स्वपरागण होंगे, स्वयं से उत्पन्न हो जाएंगे। अब अगर इंसान को बच्चा पैदा करना हो तो क्या होगा, एगो मेल चाहिए, एगो फीमेल चाहिए, इसको लिए कोई चाहिए, कोई मतलब नहीं है। बोलेगा हमें किसी पौधे की जरूरत नहीं है, हम लोग अपने में काम कर लेंगे और क्या कर लेंगे, बच्चा पैदा कर लेंगे। मनुष्य में हो सकता है वो? ना, नहीं हो सकता है। पुरुष पुरुष भी मिलकर नहीं कर सकते हैं, स्त्री स्त्री तो कर ही नहीं सकते हैं, भले ही अनुमति मिल गई है हम लोग को, कोई बात नहीं है। अच्छा, ये क्रॉस कर लेते हैं, अपने आप में आसानी से क्रॉस कर लेते हैं सब, ठीक है भाई। बुरा बुरा मत मानिएगा, हम पहले ही बोल दिए हैं कि आप लोग हेडफोन लगा लीजिए, चाहे वॉल्यूम कम कर लीजिए। कैसे भाई बहन आसपास में माता पिता सुनेंगे तो बोल रहे हैं पढ़ाई कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, चैप्टर में इसे थोड़ा तो समझाना पड़ेगा ना। अच्छा, इनका क्या होता है ना, बड़ी संख्या में इनका संतान उत्पन्न हो जाता है, किसका, मटरवा का। आई शुद्ध नस्ल के होते हैं, शुद्ध नस्ल के होते हैं, ठीक है, शुद्ध नस्ल के होते हैं। मोटर के पौधे पे तो हम लोग मोटर का पौधा ही बना लेते हैं, हम का आता नहीं है। मटर के पौधे में हम लोग, मटर के पौधे में कुछ हम बनाए हैं, बहुत नहीं रहा है तो अभी वो कुछ हम टाइम पास कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, टाइम पास नहीं करना है भाई, रात हो गया, हम लोग को अपने सोने जाना है, ठीक है। 10 बज गया, अरे चलते हैं ना भाई, काहे दिक्कत है। चलिए, ये क्या करेगा, इसमें से छोड़ देगा, क्या छोड़ेगा, इसमें कुछ छोड़ेगा ना, ये धीरे 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 एंट्री करेगा इसमें। तो चलिए आगे हम लोग इसको पढ़ते हैं, क्या हो जाएगा भाई, भाई हो जाएगा पहला परागकोश, मतलब ये रहता है, भाई हो जाएगा परागकण, ठीक, जिसमें लेता है उसको क्या बोलेंगे, वर्तिकाग्र, ठीक, भाई परागण, परागण, ठीक है, नर प्लस मादा, ये दोनों क्या है, द्विलिंगी है, ये पुष्प क्या है, वो द्विलिंगी है। अब हम लोग समझते हैं, समझने के बाद अब क्लास को एंड कर दिया जाएगा, ज्यादा रात हो चुका है, शायद आप लोग को भी समझ में
आप लोग को तो समझ ही करेगा, रिकॉर्डेड क्लास है। तो क्या करते हैं, मटर का पौधा ले लिए हम लोग। अब मटर का पौधा ना स्वयं में कलाकार होता है, स्वयं से बच्चा उत्पन्न कर लेते हैं सब, स्वयं से बच्चा उत्पन्न कर लेगा। पराग पुष्प से जाएगा किसमें, पराग कण में। पराग कण क्या करेगा, मान लीजिए कि अब हम लोग को मतलब कुछ दूर चलना हो, 1 डी चलना हो, तो किसी के सहारा नहीं लेंगे, उलाट उठाएंगे टप जाएंगे। सही है कि नहीं है, ये उलाट उठा के टप जाएंगे, तो किसी के सहारा क्या लेगा, मारता है एक ही बार छलांग, बस उसमें चला जाता है। वर्तिकाग्र मुंह खोल के इंतजार करता रहता है कि अब नर कुछ करेगा, अब नर कुछ करेगा। माता यह मुंह खोल के इंतजार करती रहती है, ये इसमें आता है, फटाक से अंदर लेती है, तुरंत अंदर लेती है। अंदर लेने के बाद से इसका क्या हो जाता है, वो तो पराग कण का निर्माण होता है। खास बात ये है ना कि द्विलिंगी है, दो लिंगी ऐसे एक ही में होता है, एक नर और एक मादा। तो अपने आप से किसी दूसरे के पास नहीं जाना पड़ता है, और जब किसी दूसरे के पास नहीं जाएगा तो लात तो खाएगा नहीं। जब किसी दूसरे के पास जाएगा तो आपकी स्वाभाविक है एक ना एक दिन लात खाएगा, कोई लात नहीं खाता है, इससे बच जाता है। कोई पौधा इसमें से कोई अगर ना जीव इधर से इसमें बैठ गया तो इसको आसानी हो जाता है, तुरंत चला जाता है, अभिक्रिया कर लेता है। अभिक्रिया करते हैं तो नर और मादा दोनों अभिक्रिया करते हैं। इसका खास बात ही होता है कि द्विलिंगी होता है। क्या होता है, द्विलिंगी होता है। अभी अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये वीडियो हम लोग ना इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी डालेंगे, उम्मीद है कि आप लोग वहां से भी प्यार देके और यहाँ पे पढ़ने जरूर आएंगे। अभी के लिए साथियों सिर्फ इतना ही। जय हिंद।